Hello students, good morning to all of you. How are you? Okay, I think everybody is fine. After holidays, this is first video lecture for chemistry. We were discussing about unit number 2 structure of atom. और इस यूनिट में हमने जो पहला टॉपिक डिस्कस किया था वो था डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल डिक्लेयर किया था और बोला था इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिस पे -1 चार्ज होता है और मास अप्रोक्सीमेटली 9.1 × 10⁻³ kg होता है। मैं पहले इस यूनिट का एक बार रिकैप दे देता हूँ जो आपने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में, उसके बाद हम आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। ओके, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम मास होता है, जो मास अप्रोक्सीमेटली 1837 टाइम्स होता है मास ऑफ हाइड्रोजन के। दूसरा पार्टिकल जो था वो हमारा प्रोटॉन था। प्रोटॉन के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि ये +1 चार्ज का पार्टिकल होता है, 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम मास होता है, जो अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ हाइड्रोजन ही होता है। और रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट था जिसने इसकी डिस्कवरी करी थी। आफ्टर दैट न्यूट्रॉन जो था आपका पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल डिस्कवर किया गया था सबसे आखिरी में, लास्ट पार्टिकल था, कोई चार्ज नहीं होता, चैडविक ने डिस्कवर किया था और मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा था किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और मास नंबर होता है कितने न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था, जे थॉमसन्स मॉडल था, जिसको जनरली हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं कि एक तरबूज की तरह दिखाई देता हमारा एटम, सारा मास उसके अंदर फैला हुआ है रेड कलर में, यानी प्रोटॉन्स हैं वो, और ब्लैक सीड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा कुछ जे थॉमसन ने बोला था। उसके बाद हमने पढ़ा था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड्स मॉडल एंड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि एक सेंट्रल सिस्टम होता है, एटम का जो सेंटर होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसको मैं जनरली क्या कंसीडर करके चलता हूँ, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग अबाउट द न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, दैट्स वाई न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। लिमिटेशन इस मॉडल की यही थी कि जब इलेक्ट्रॉन लगातार रोटेट कर रहा है, कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये किसके अंदर फॉल कर जाएगा, न्यूक्लियस में, बट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल नहीं करता। इसके बाद ये बोलता है कि हमने पढ़ा था यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ वेव एंड ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल। दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, मास और एनर्जी। एनर्जी जर्नली वेव से दिखाई जाती है और मास जर्नली पार्टिकल से दिखाया जाता है, और दोनों का अपना ड्यूअल नेचर होता है। जैसे वेव का ड्यूअल नेचर होगा कि वो वेव भी है और उसके अंदर थोड़ा बहुत मास भी होता है। पार्टिकल का ड्यूअल नेचर, पार्टिकल वेव की तरह बिहेव भी करता है और पार्टिकल का खुद का क्या होता है, मास भी होता है। वेव का मास नेचर एक्सप्लेन करने के लिए दो एक्सपेरिमेंट थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि किसी भी सरफेस पे पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट फॉल करती है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। इसके बाद वेव का ड्यूअल नेचर पार्टिकल का वेव नेचर प्रूव किया था, डी ब्रोगली इक्वेशन भी लिखवाई थी, वेवलेंथ भी लिखवाई थी, h/mv के बराबर होती है उस वेव की जो पार्टिकल मैटर वेव होती है। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे बोर एटॉमिक मॉडल, कि बोर ने बोला इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड एनर्जी सर्कुलर पाथ एंड दीज पाथ वर नेम्ड एज ऑर्बिट्स दैट इज K, L, M, N, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। फर्स्ट इज ग्राउंड स्टेट, सेकंड इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद हमने उस पाथ की रेडियस भी कैलकुलेट की थी जिस पाथ पे आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। किसी पर्टिकुलर पाथ पे अगर सर्कुलर पाथ यानी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। Radius of the orbit will be 0.529 n square, that is the principal quantum number and value of the orbit, divide by atomic number Z and units will be angstroms, that is 10⁻⁻10 meters. Angular momentum of the electron in every orbital is nh/2 pi. Value is nh/2
2 पाई। तो ये टॉपिक्स जनरली हमने डिस्कस कर लिए थे। तो लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो था वो बोर मॉडल था। बोर मॉडल में भी मैंने एक पॉइंट क्लियर कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है, जिसको मैं ऑर्बिट बोलता हूँ, और उस ऑर्बिट की वैल्यू लिखाई थी KLMN। के करस्पॉन्डिंग होता है क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग होता है सेल 1 के, L होता है 2 के, M होता है 3 के और N होता है 4 के, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। आगे हम पढ़ेंगे बोर मॉडल में एनर्जी एंड थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे हम किसके बारे में, ऑर्बिट्स के बारे में। क्लियर है? तो आगे पढ़ते हैं भाई इसमें। अब ये रिकैप ख़त्म होता है और रिकैप के बाद हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हमारा बोर मॉडल। ठीक है, बोर मॉडल में हमने रेडियस कैलकुलेट कर ली थी 0.529 n² एंगस्ट्रॉम्स यूनिट्स। क्लियर है? इसके बाद मैंने बोला था कि किसी भी एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो पहला लेवल होता है K सेल, दूसरा होता है L, थर्ड होता है M, नेक्स्ट होता है N। ठीक है, इसको n=1 लेवल से, इसको n=2 लेवल, इसको बोला जाता है n=3 लेवल, इसको बोला जाता है n=4 लेवल। फर्स्ट वन इज ग्राउंड स्टेट, सेकंड वन इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड वन इज फर्स्ट वन इज ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। इसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट, इसको बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको बोला जाता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसको बोला जाता है आपका थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है? इसके बाद ये बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एनी ऑर्बिट कैन हैव, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में, ठीक है, या किसी भी सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ द सेल, उस सेल का नंबर। लाइक अगर आपकी सेल है n=1, सेल नंबर इज n=1, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखे जाएंगे 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। n= आपका 2 रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आएगी 2 × 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 8। तो पहले लेवल में इलेक्ट्रॉन्स रखे जाएंगे 2, दूसरे में कितने, 8। थर्ड लेवल में बता सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैलकुलेट करिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड लेवल, कैलकुलेट। यस, कितना आएगा इलेक्ट्रॉन, 2 × 3 का स्क्वायर, यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 × 4 का स्क्वायर, या 3 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 18, यहाँ पे कितना होगा 32। तो नेक्स्ट लेवल में यहाँ पे मैं लिख दूंगा कितना आएगा वैल्यू 18, नेक्स्ट पे कितना होगा 32। शायद 10th क्लास में कॉन्फ़िगरेशंस भी पढ़ाई गई थी एटम्स की, वहाँ पे भी लिखा गया था पहला लेवल 2 होता है, दूसरे में 8 होते हैं, थर्ड में 18 होते हैं, नेक्स्ट में 32 होते हैं। इस तरीके से ये एनर्जी लेवल्स पढ़ाए गए थे, है ना। ऑर्बिट बताया एक सर्कुलर पाथ जहाँ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, जहाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी 100% है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करता है, सर्कुलर पाथ है तो रेडियस भी मिल गई थी। उसके बाद एक छोटी सी चीज़ रह गई थी कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आप मैक्सिमम रख सकते हो। तो मैं एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकता हूँ, 2 × n का स्क्वायर। वो कौन सा लेवल है, कौन सा ऑर्बिट है, ये चेक करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे 2 × n का स्क्वायर होता है, 2 × n का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। इसके बाद देखो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, सारा ऑर्बिट के बारे में डिस्कस कर लिया। आई थिंक सबको क्लियर है कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, रेडियस क्या होगी। ओके, नेक्स्ट एनर्जी वैल्यू फॉर एवरी ऑर्बिट, एनर्जी वैल्यू फॉर एवरी ऑर्बिट, कि पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी वो डिस्कस करनी। नेक्स्ट इज द एनर्जी फॉर एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट या किसी भी सेल या किसी भी लेवल के लिए आपको पूछा जा रहा है एनर्जी वैल्यू। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग इन ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला एनर्जी लेवल है, इसको इससे दिखाता हूँ, दिस इज़ सेकेंड एनर्जी लेवल, दिस इज़ थर्ड एनर्जी लेवल। तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है हाइड्रोजन एटम में तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, सेकंड लेवल में रोटेट करता है तो एनर्जी कितनी होगी, थर्ड एनर्जी लेवल या थर्ड ऑर्बिट में रोटेट करता है तो एनर्जी कितनी होगी। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, दो एनर्जीज का सम होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। जनरली दो एनर्जीज का वो सम बता रहा है इसको, कौन कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। The energy of an electron is sum of the two energy, kinetic energy plus potential energy, and energy can be written as kinetic plus में potential. E is equals to kinetic energy plus में potential energy। और total energy की वैल्यू होती है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एंड यूनिट विल बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान देना जिस पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर बार में बार बार पूछा जाएगा, पूरी केमिस्ट्री में पूछा जाता है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम में कितनी होती है। तो वैल्यू जैसे रेडियस की बताई थी इसी तरीके से इसकी वैल्यू है -13.6 जेड स्क्वायर, एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, या यहाँ पे बोला जाता है इसको शील्डिंग कांस्टेंट, सॉरी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो मैं फिलहाल इसको क्या मान के चल रहा हूँ, एटॉमिक नंबर ही बोलूँगा, जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। और यूनिट पे ज़रूर ध्यान देना भाई, अगर इस यूनिट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखोगे तो ये जो कांस्टेंट आगे तुम्हें दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू होगी -13.6। क्लियर है। इसी कांस्टेंट को अगर ना, इसी यूनिट को अगर मैं चेंज कर देता हूँ -109 107,690 अगर मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रखता हूँ 107,690 109,677 सॉरी 109,677 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है। ये दो वैल्यूज़ आपको याद करनी है। अगर सिंपली आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखनी है, एनर्जी किस यूनिट में रखनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एनर्जी आपको रखनी है किस में, सेंटीमीटर इनवर्स में। किस यूनिट में रखनी है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे 109,677 रिडबर्ग की जो वैल्यू है इसको जनरली रिडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है, RH बोला जाता है, रिडबर्ग कांस्टेंट 109,677 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। दीज विल बी टू वैल्यूज फॉर एनर्जी। याद हो जाएंगी है जी। एक बार इसको रिवाइज करिए, लिख के देखिए, बार बार इसको रिपीट करिए, बोल के देखिए, ये वैल्यूज याद हो जाएंगी। जैसे रेडियस की वैल्यू मुझे बताई गई थी, रेडियस की वैल्यू होती 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम्स होता है, एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। इसी तरीके से एनर्जी की वैल्यू होती है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर है, वहाँ एक पे स्क्वायर था, वहाँ एन स्क्वायर ऊपर था, यहाँ एन स्क्वायर कहाँ होता है, नीचे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट कर दी जाती है, ठीक है। अगर मैं एनर्जी की वैल्यू रखता हूँ सेंटीमीटर इनवर्स में तो वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट की 109,677 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द एनर्जी, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, लो इसके बाद हम इसके कुछ सॉल्यूशन करते हैं, लाइक हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि कितनी वैल्यू यहाँ पे आती है। तो देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसको, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। किसी भी हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं, और हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं तो एटॉमिक नंबर क्लियर सी बात है, कितना रखूंगा यहाँ पे 1, पहले फिक्स हो चुका एनर्जी लेवल के। एनर्जी की वैल्यू, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। पहला एनर्जी लेवल होता है ग्राउंड स्टेट n = 1, दूसरा होता है n = 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 3, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n = 4, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है। एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में रखूंगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। जेड यहाँ फिक्स हो चुका है, दिस वैल्यू विल बी 1 फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल। अगर आप किस एनर्जी लेवल की बात कर रहे हो, फर्स्ट की, -13.6 जेड की वैल्यू कितनी रखोगे, हमेशा 1 अपॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल एन की वैल्यू, ध्यान से सुनो, n की वैल्यू कितनी होगी 1, 1 का स्क्वायर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सबको समझ में आया।
जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ करी है समझ में आई कैसे? फॉर्मूला रखा -13.6 Z² यूनिट रखी कितनी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो बोलता है कि आप Z की जगह कितना रखोगे? मुझे दिखा हाइड्रोजन एटम दिखते ही Z की वैल्यू कितनी? 1, बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है, पहला एटम होता है पूरी पीरियोडिक टेबल का। पहले लेवल में पूछ रहा है तो n की वैल्यू भी 1 और आंसर आ गया -13.6। आंसर कितना हो गया भाई यहाँ पे? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे एनर्जी ऑफ द सेकंड लेवल E2 -13.6 Z की वैल्यू 1 का स्क्वायर और n का 2 का स्क्वायर -13.6 डिवाइड बाई 4 को डिवाइड किया तो ये -3 हो गया, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ जाएगी। तो अगले लेवल की वैल्यू आई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। नेक्स्ट लेवल की अगर मैं बात करूँगा E3 निकालूंगा -13.6 Z की जगह पे रखोगे 1 का स्क्वायर और n की जगह कितना रखोगे? 3 का स्क्वायर कितना? 9 -1 पॉइंट कितना बचा? 4 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो वैल्यू आ जाएगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इस तरीके से क्या कैलकुलेट होंगी? एनर्जी लेवल्स, हाइड्रोजन के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की वैल्यू। फिर इसके बाद कह रहा अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो E4 कितना होगा तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। -13.6 Z² हाइड्रोजन का 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? n की वैल्यू हो गई भाई कितना? n = 4 का स्क्वायर कितना? 16। तो ये वैल्यू आ जाएगी -0 पॉइंट और 0 पॉइंट पे कितना जाएगा? ये 0.9 के आसपास आएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी -0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मैंने क्या कैलकुलेशंस करी हैं, किससे रिलेटेड कैलकुलेशंस की हैं, कुछ आइडिया लगा? मैंने एनर्जी लेवल्स निकाले हैं किसके? हाइड्रोजन एटम के। किस तरीके से निकाले? इस फॉर्मूले का यूज़ करके -13.6 Z² n²। -13.6 समझ आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है आगे, लेकिन Z² क्या है? एटॉमिक नंबर है। कितना रखोगे हाइड्रोजन का? 1 रखूँगा। n कितना है? n तो डिपेंड करता है जी कितना है। n तो पहले लेवल का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, फोर्थ का 4 है। इस लेवल को जनरली ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट, नेक्स्ट को थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल में रोटेट कर रहा है और कौन से एटम में रोटेट कर रहा है, ये दो चीज़ें पता चल जाए तो आप क्या निकाल सकते हो? उसके एनर्जी। क्लियर है? जैसे कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस एटम। क्योंकि मैंने पहले बोला था बोहर मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन के लिए वैलिड है या ऐसे एटम्स के लिए वैलिड है जिनमें कितना इलेक्ट्रॉन रखा हुआ हो? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो ये बोलता है किस एटम के लिए निकालना है? He+। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? He+, हीलियम प्लस। ठीक है, और क्या निकालनी है? एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो मैंने लिखा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिख दिया -13.6 Z² में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे क्या क्या चाहिए यहाँ पे? Z²। अब हीलियम प्लस है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। उसके बाद बोल रहा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। कौन सी स्टेट में कैलकुलेट करना आपको? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सोच के देखो n की वैल्यू कितना पुट करना चाहोगे यहाँ पे? n की वैल्यू मैं कितनी पुट करूँ सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, किसी की भी हो? तो देखो लेवल बना देता हूँ। पहला लेवल होगा n = 1, दूसरा होगा n = 2, तीसरा होगा n = 3। 3 लेवल हो गए। तो पहले लेवल को ध्यान से देखो, इसको क्या बोला जाता है? ग्राउंड स्टेट। इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और इसको क्या बोला जाता है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। कुछ आइडिया आया? ग्राउंड स्टेट n = 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट n = 3। तो आपको n की वैल्यू कितनी पुट करनी है यहाँ पे? 3। तो फॉर्मूला हो जाएगा -13.6 Z की जगह 2 का स्क्वायर और इसकी जगह 3 का स्क्वायर -13.6 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन में 9। इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना नहीं भूलना है। दिस विल बी द एनर्जी वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हीलियम प्लस एटम। ओके, अगला टॉपिक है एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। कुछ इसके बारे में मैंने बताया भी था, एक एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है और एमिशन स्पेक्ट्रा किस तरीके से जनरेट होता है। जैसे हमने किसी भी एटम को या मॉलिक्यूल को हीट किया था डायरेक्ट फ्लेम के अंदर और उसकी हीटिंग से कुछ रेडिएशंस निकली थी, वो रेडिएशंस उसका क्या कहलाती थी? एमिशन स्पेक्ट्रा। तो इसी तरीके से ये कहता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन
जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से किसी भी ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करता है, मतलब किसी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन फॉल करके नीचे वाले लेवल पे आता है, तो वो एमिट करता है कुछ रेडिएशंस। ठीक है, समझ में आ गया। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स, मैंने बता दिया सबसे नीचे वाला लेवल ग्राउंड स्टेट होता है, उसके बाद सारे एक्साइटेड स्टेट है, तो किसी भी ऊपर वाले लेवल से इलेक्ट्रॉन नीचे वाले लेवल की तरफ जंप करके आता है, तो जो एनर्जी एमिट होती है उसको जनरली क्या बोला जाता है, एमिशन स्पेक्ट्रा। क्लियर है। और वो हाइड्रोजन एटम के अंदर हो रहा होता तो उसका नाम क्या रखा जाता है, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट्स कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। Let's consider this is the energy scale. This scale is known as energy scale, and the first level is n is equals to 1 level. Second level is n equals to 2 level. This is n equals to 2 level. This is n equals to third level of hydrogen atom, and this is equals to n equals to fourth energy level. This is n equals to fifth energy level. This is n equals to sixth energy level, and last one I considering n equals to seventh energy level. Okay, so these are the energy levels. ये सारे के सारे आपके एनर्जी लेवल हैं। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, फोर्थ एक्साइटेड, फिफ्थ एक्साइटेड और सिक्स्थ एक्साइटेड। अब मैं सबसे पहले क्या कंसीडर करके चलता हूँ कि मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्स वाई जेड 1 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट किसी भी एक्साइटेड स्टेट में है, और वो किसी भी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट से फॉल करता है, जंप करता है, और वो आके किस स्टेट पे गिरता है, 1 पे। हो सकता है वो सेकेंड लेवल से फॉल करता हो सकता है वो थर्ड लेवल से फॉल करके फर्स्ट में आता हो सकता है वो फोर्थ लेवल से फॉल करके किस में आता हो, फर्स्ट लेवल में आता हो, बट द डेस्टिनेशन इज n equals to 1 level. Let's consider electron is present in the fourth energy level and jump to the first energy level. Then a particular kind of the radiations emitted or lines are observed in the emission spectra known as Lyman. ठीक है, लाइमैन सीरीज लाइंस। ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट से जंप करके ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है, तो वो कोई ना कोई पर्टिकुलर रेडिएशन एमिट करता है, लाइन एमिट करता है, उनका कोई ना कोई नाम दिया गया है। जैसे इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, किसी भी एनर्जी लेवल से, और वापस आके किस लेवल पे गिरता है, वो फर्स्ट पे, तो उस सीरीज से एमिट होने वाली रेडिएशंस, उस सीरीज से एमिट होने वाली लाइंस का नाम जनरली क्या रखा जाता है, लाइमैन सीरीज लाइंस। क्लियर है। अगर इलेक्ट्रॉन जंप एक्साइटेड स्टेट किसी भी एक्स वाई जेड एक्साइटेड स्टेट से फॉल करके आता है, वो n इक्वल्स टू 2 लेवल पे, यहाँ से भी वो किस पे आता है, n इक्वल्स टू 2 लेवल पे, या n इक्वल्स टू 5 से जंप करके किस पे आता है, n इक्वल्स टू 2 लेवल पे। किसी भी एक्साइटेड स्टेट से जंप करके इलेक्ट्रॉन फॉल करता, बट फॉल इज ओनली एट सेकंड एनर्जी लेवल, देन द लाइंस आर एमिटेड। वो कह रहा है कि सेकंड एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे आके फॉल करता है। कोई भी एक्साइटेड स्टेट देख लो ऊपर, 7 से 6 से 5 से 4 से 3 से, और वो वापस आके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फॉल कर रहा है आपका, n इक्वल्स टू 2 लेवल पे। अगर ऐसा कहीं ऑब्जर्व किया जाता है तो लाइमैन बामर, ठीक है, सीरीज का नाम क्या होगा, लाइंस का नाम क्या होगा, बामर सीरीज लाइंस। क्लियर। इसी तरीके से इन द सेम सीक्वेंस इफ इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू n इक्वल्स टू 3 लेवल, from any excited state to n equals to third level, from any excited state to n equals to third level, some radiations are emitted which are named as Lyman-Balmer-Paschen, P-A-S-C-H-E-N, Paschen series lines. The lines are named as Paschen series lines. Lyman n equals to 1 पे फॉल हुआ तो, बामर n इक्वल्स टू 2 पे फॉल हुआ तो, और n इक्वल्स टू 3 पे फॉल हुआ तो उसका नाम क्या रखा जाएगा, पास्चन सीरीज लाइंस। इन द सेम वे अगर मैं मान लो इलेक्ट्रॉन किस सीरीज पे फॉल करता है, किस एक्साइटेड स्टेट पे फॉल करता है, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से आया और आके फॉल करता है n इक्वल्स टू 4 पे, n इक्वल्स टू 4 पे, तो भी कोई ना कोई रेडिएशन जरूर एमिट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो इस स्टेट पे नहीं गिरता कि फर्स्ट पे, वो एक्साइटेड से आया और आके किस पे गिर गया, फोर्थ लेवल पे, तो भाई रेडिएशन का नाम तो देना ही पड़ेगा, लाइमन बामर पासन ब्रैकेट, ब्रैकेट। ठीक है, सीरीज का नाम क्या होगा, ब्रैकेट सीरीज।
और अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से आता है और आने के बाद n इक्वल्स टू 5 लेवल पे फॉल करता है, n इक्वल्स टू 5th लेवल पे वो इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है किसी भी एक्साइटेड स्टेट से, फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू n इक्वल्स टू 5th एनर्जी लेवल, द नेम इज गिवन एज लाइमन बामर पासन ब्रैकेट पफंड सीरीज। पीफंड सीरीज भी जर्नली इसको बोल दिया जाता है, पफंड सीरीज बोलते हैं। क्लियर है जी। तो फर्स्ट, और अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से आके n इक्वल्स टू 6th लेवल पे गिरता है, नाम दिया जाता है जी इसका हम्प्री सीरीज, नेम्ड एज हम्प्री सीरीज। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, है ना, फॉरेन साइंटिस्ट हैं तो फॉरेन साइंटिस्ट हैं तो थोड़ा सा नेम कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं आपके लिए, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो इनको, तो बेसिक क्या है वो सुनो कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है, वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है, और n इक्वल्स टू 1 पे फॉल करता है तो सीरीज़ का नाम जनरली रखा जाता है लाइमन सीरीज़। अगर n इक्वल्स टू 2 पे फॉल करता है तो बामर सीरीज़, और n इक्वल्स टू 3rd पे फॉल करता है तो पासन सीरीज़, n इक्वल्स टू 4 पे फॉल करता है तो ब्रैकेट सीरीज़, n इक्वल्स टू 5 पे फॉल करता है तो पफंड सीरीज़, और 6 पे फॉल करता है तो हम्प्री। लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट और पफंड एंड हम्प्री सीरीज। लाइमन, बामर, पासन, ठीक है, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, पफंड एंड हम्प्री, ठीक है। याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, बीच में 2 बार बीपी आता है, बीच में 2 बार क्या रिपीट होगा, बीपी, और साइडों में आपके 2 क्या रखे जाएंगे, एल और एच, मतलब बीपी लो भी हो सकता है और बीपी हाई भी हो सकता है, बीपी लो भी हो सकता है और बीपी हाई भी हो सकता है। कैसे याद रखोगे, 2 बार बीपी लिखोगे, एक साइड लोअर साइड और एक साइड क्या रखोगे, हाइयर। एल फॉर लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, पफंड, हम्प्री। लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, पफंड और हम्प्री। लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, पफंड एंड हम्प्री। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन फॉल करता कोई ना कोई रेडिएशन एमिट करता, किसी लेवल पे आके वो फॉल करता है। अगर इलेक्ट्रॉन लाइमन सीरीज की लाइन होती है, लाइमन सीरीज की अगर कोई भी लाइट आपको दिखाई दे तो इसका रीजन होता है IR, ठीक है ना, सॉरी, ये रेडिएशन होती है UV रीजन की। लाइमन सीरीज से कौन सी रेडिएशन एमिट होती है, लाइमन सीरीज या लाइमन एमिशन स्पेक्ट्रम में कौन सी रेडिएशन, किस रेंज की रेडिएशन निकलती है, UV की। नेक्स्ट से निकलती है किसकी, विजिबल की। बामर से कौन सी रेडिएशन निकलती है, विजिबल। बच गए सभी से जनरली कौन सी रेडिएशंस एमिट होती हैं, इंफ्रारेड। बाकी सभी से कौन सी रेडिएशन मानी जाती है जनरली, इंफ्रारेड। तो ये बोलता है कि जो लाइमन सीरीज की लाइंस होती हैं वो कौन सी रेडिएशन एमिट करेंगी, अल्ट्रावायलेट। अगर आपकी रेडिएशन बामर सीरीज की है तो कौन सी रेडिएशन एमिट करेगी, विजिबल रीजन। और अगर आपके ब्रैकेट, पफंड या हम्प्री सीरीज है तो जनरली क्या एमिट करती है, पासन, ब्रैकेट, पफंड और हम्प्री, ये जनरली IR रेडिएशन निकलती है। क्लियर है, पहले से UV, दूसरे से विजिबल, UV, विजिबल, IR, UV, विजिबल और IR, यानी UV रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन या IR रेडिएशन। क्लियर है जी, कर लोगे इसको। दिस वाज द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। कोई पूछ ले किसे कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, होता क्या है ये एमिशन स्पेक्ट्रम, तो आप बोलोगे जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे फॉल करता है ये पर्टिकुलर रेडिएशन को एमिट करता है, और उस एमिटेड रेडिएशन की स्टडी जनरली क्या कहलाती है, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर। अब मैं इसके रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल सोल्व करवाता हूँ आपको। पहला न्यूमेरिकल दे रखा है, लिखो, कैलकुलेट द एनर्जी चेंज, कैलकुलेट द एनर्जी चेंज इन सेंटीमीटर इनवर्स। क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द एनर्जी चेंज इन या एनर्जी रिलीज्ड इन सेंटीमीटर इनवर्स। किस यूनिट्स में बताना आपको आंसर, सेंटीमीटर इनवर्स में आपको इसका आंसर लिख के देना है, इसको सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन falls from second excited state to ground state in hydrogen atom. This is the question. Calculate the energy release when
and when an electron falls from second excited state to ground state in any hydrogen atom, तो मैं सबसे पहले तो ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा इलेक्ट्रॉन कहाँ से फॉल हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन जनरली स्टार्ट हुआ था n=1 से लेवल शुरू होता है, n=2 आता है, n=3 आता है और n= क्या आता है मेरा 4 आता है। पहले लेवल को ये ग्राउंड स्टेट बोलता है, दूसरे को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलता है और तीसरे को ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलता है। इलेक्ट्रॉन फॉल करता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट से, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, टू द ग्राउंड स्टेट। दिस इज द ट्रांजैक्शन। और n=1 पे आया, सीरीज ये कौन सी होगी, लाइमैन सीरीज। सीरीज कौन सी होगी, लाइमैन सीरीज। तो इलेक्ट्रॉन इनिशियली कहाँ पे है, n=3, तो इनिशियल स्टेज हो जाएगी, इनिशियल को मैं जर्नली कंसिडर करूँगा n1=3 और फाइनल स्टेट उसकी जो है वो n=2 है। वो कौन से स्टेज पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। क्लियर है? आई थिंक समझ में आया होगा कि ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है और ये ग्राउंड स्टेट है। तो n=3 से n=1 पे फॉल करता है। मैंने शुरुआत इनिशियल मान लिया 1 और फाइनल मान लिया 2, तो ये n1=3, n2 कितना हो गया 1 सीरीज। उसके बाद बोल रहा है ये हाइड्रोजन एटम है, उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, ये हाइड्रोजन एटम भी है। और अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो क्लियर सी बात है, आपको एटॉमिक नंबर कितना कंसीडर करके चलना पड़ेगा हाइड्रोजन एटम के लिए, 1। और आपको क्या निकालना है, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला और लिख देता हूँ, एनर्जी का फॉर्मूला, लेकिन ध्यान दो उसको एनर्जी किस में बतानी है, सेंटीमीटर इन्वर्स में। तो ये आंसर आएगा -13 सेंटीमीटर इन्वर्स में चाहिए तो यहाँ लगाओगे 109, ठीक है, 1677, ठीक है, Z²/n² सेंटीमीटर इनवर्स। दिस विल बी द फॉर्मूला, नॉट -13.6। 13.6 यूज नहीं करोगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिट इसने किस में पूछी है, सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, तो पहले लेवल के लिए एनर्जी कैलकुलेट करो, वो वैल्यू आएगी E1 -109677 Z की वैल्यू 1 पुट करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 1 और N1 पहले एनर्जी लेवल के लिए 3 का स्क्वायर सीधा लिख देता हूँ 9 -109677 डिवाइड बाई 9 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरीके से एनर्जी लेवल नंबर 2 निकालो, उसके लिए एनर्जी होगी -109677 Z एटॉमिक नंबर 1 का स्क्वायर 1, n का स्क्वायर, n कौन सा है फाइनल में 1 दे रखा है, 1 और 1 कितना आ जाएगा 1 ही आएगा भाई, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। कैसे, उसने बोला कौन एटॉमिक नंबर Z=1, उसने बोला फाइनल स्टेट कौन सी है n=1, तो मैंने सीधा ही लिख दिया इसको सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज द इनिशियल एनर्जी, दिस इज द फाइनल एनर्जी रिलीज्ड। हमेशा कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, E फाइनल माइनस हमेशा क्या होगा E इनिशियल। फाइनल स्टेट की एनर्जी है -109677 मल्टीप्लाइड बाई फाइनल की कितनी है, सिर्फ इतनी ही वैल्यू है। क्लियर है, माइनस इनिशियल -109677 अपॉन में 9 और यूनिट इसकी क्या बन जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। आप मुझे ये बता दो इस यूनिट से क्या कॉमन आ सकता है, -109677 -109677 तो ये -109677 ले लिया जी कॉमन, या तो कुछ भी नहीं बचा, कितना बचा ओनली 1, यहाँ लिख दिया 1। यहाँ पे क्या किसका साइन है, माइनस, ऊपर वाली टर्म कहाँ जा चुकी है बाहर, अंदर कितना बचा 1 अपॉन में 9। इसको मैं जब एलसीएम लूँगा 9 - 1 हो जाएगा 8, 109677 इंटू 8/9 centimeter inverse delta E. This amount of the energy will release during the transition of electron from second excited state to the ground state of hydrogen atom. From the second excited state to the ground state of the hydrogen atom. क्वेश्चन क्या था और किस तरीके से इसको सोल्व किया गया है ये चेक कर लीजिए। ये कहता है इनिशियली आपका इलेक्ट्रॉन एक सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का क्लियर मीनिंग है वो n=3 में रखा हुआ है। फाइनली वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होके आता है, चेंज होके आता है ग्राउंड स्टेट पे। ग्राउंड स्टेट का मतलब n=1 पे रखा हुआ है। इसके बाद कहता है हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू कितनी है 1 है। E = -109677 Z²/n² सेंटीमीटर इनवर्स। E1 कैलकुलेट कर लो इस फॉर्मूले से, Z की वैल्यू 1 और N की वैल्यू 3। E2 कैलकुलेट कर लो, Z की वैल्यू 1 N की वैल्यू 1, दोनों को माइनस कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, ये चीज़ याद रखनी है। और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो बताएगा एनर्जी एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन।
एनर्जी एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। तो ये सारी चीज़ें हमने किस में पढ़ी, बोर मॉडल में। बोर मॉडल था, बोर मॉडल में पहले आता है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस। उसके बाद हमने कैलकुलेट करी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। दो फॉर्मूले इसके पढ़े, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -109677 सेंटीमीटर इनवर्स। और इसके बाद ये भी पढ़ा कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आप पुट कर सकते हो, दैट इज़ 2n का स्क्वायर, और n की वैल्यू आप 0 पुट नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा ये आपका n = 1, 2, 3 और 4 एनर्जी लेवल्स होते हैं, ओके। तो बोर मॉडल में सिर्फ इतना ही था, ठीक है। बोर मॉडल से रिलेटेड सिर्फ इतना ही तुम्हारे पास अवेलेबल था, ठीक है। लिमिटेशंस इसके बाद डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं यहाँ पे, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टॉपिक बहुत क्लियर है। हेजनबर्ग यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम है, और जो अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी का मीनिंग होता है वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। अनसर्टेनिटी इज क्लियरली मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ सम प्रॉपर्टीज इज नॉट फिक्स्ड। द वैल्यू ऑफ सम प्रॉपर्टीज आर नॉट फिक्स्ड। ओके, समझ आ गया होगा थोड़ा सा कि हेजनबर्ग यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नेम है। अनसर्टेनिटी का मीनिंग है वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इज नॉट फिक्स्ड, इट इज़ वेरिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को मैंने एक बहुत हल्का पार्टिकल माना, बहुत लाइट पार्टिकल है, और उसका बिहेवियर कैसा है, लाइक ए वेव। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें मास नहीं है, और वो कंटिन्यूअसली मूविंग है, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करने लग रहा है, और कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, वो एक भी पॉइंट पे रुक नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए कंटिन्यूअसली क्या करने लग रहा है, रोटेट करने लग रहा है। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स के लिए, जो कि बहुत लाइटर होते हैं, बहुत हल्के पार्टिकल्स होते हैं, उनके लिए कोई भी दो प्रॉपर्टीज़ एक साथ कैलकुलेट नहीं की जा सकती एक्यूरेटली। मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया, लेट्स कंसीडर मैंने फाइंड आउट कर लिया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, लेकिन इसी दौरान उसकी एनर्जी भी कैलकुलेट करना चाहता था मैं, लेकिन ये कहता है कि जब तक तुम एनर्जी कैलकुलेशन पे आओगे तब तक उसकी पोजीशन बदल चुकी होगी। मान लो तुमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करी, जब तक तुम उसकी एनर्जी को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाओगे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहाँ जा चुकी होगी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो चुकी होगी। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं जिनको एक साथ आप एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप दोनों में से किसको कैलकुलेट कर सकते हो, सिर्फ एक को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किन किन का नाम लिखा, पोजीशन और एनर्जी। एनर्जी की दूसरी फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम, जिसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम भी बोल देते हैं और लीनियर मोमेंटम भी बोल देते हैं। उसने कहा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालने की कोशिश करी। जब मैंने उस मोमेंटम के साथ साथ पोजीशन निकालने की कोशिश करूंगा तो दोनों में से एक ही चीज़ निकल पाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैं पोजीशन कैलकुलेशंस कंप्लीट करूंगा उससे पहले उसका मोमेंटम बदल चुका होगा। उससे पहले उसका क्या बदल चुका होगा, लीनियर मोमेंटम। फिजिक्स में सर ने बताया भी होगा कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला जनरली मास इंटू वेलोसिटी होता है। इलेक्ट्रॉन की क्या किसी भी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू क्या होता है, वेलोसिटी। तो जैसे मैं मान लो इस वेलोसिटी का डिस्कस करूं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है वेलोसिटी की, यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहाँ डायरेक्शन ये है वेलोसिटी की, और यहाँ डायरेक्शन ये वाली होती है। तो हर पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी यानी स्पीड की डायरेक्शन क्या होने लग रही है, चेंज। जब तक आप पोजीशन कैलकुलेट कर पाते हो उसकी मोमेंटम बदल जाता है यानी वेलोसिटी बदल जाती है। जब तक आप उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने चलते हो तब तक उसकी क्या बदल जाती है, पोजीशन बदल जाती है। तो ओवरऑल स्टेटमेंट हेजनबर्ग ने क्या दी थी कि द पोजीशन एंड द लीनियर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी। छोटी सी बात बोली थी कि किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन
और उसका लीनियर मोमेंटम एक साथ कभी भी साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। द पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी कैलकुलेटेड simultaneously with accuracy. This was the statement of हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन एक इतना हल्का पार्टिकल है, इतनी स्पीड से मूव करता है कि आप उसका लीनियर मोमेंटम और उसकी पोजीशन को एक साथ कभी भी एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते। जब भी निकालने की कोशिश करोगे दोनों में कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, एरर। और एरर का फॉर्मूला क्या बताया उसने, बोला कि एरर का फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। कैसे लिखोगे इसके एरर का फॉर्मूला? एरर का जो फॉर्मूला होगा इसका वो होगा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। दिस इज द फॉर्मूला। क्या बोलता है ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको। ये कहता है कि ये जो आपको डेल्टा दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है अनसर्टेनिटी। इसका मीनिंग क्या होता है, अनसर्टेनिटी। एक्स का मतलब है डायरेक्शन एक्स है यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी इन लीनियर मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि जब भी आप, और एरर सीधा सा मतलब है, अनसर्टेनिटी भी भूलो, यहाँ पे सिर्फ याद करो एरर। जब तुमने लीनियर मोमेंटम और पोजीशन दोनों एक साथ निकालने की कोशिश करी तो मुझे पता चला एरर इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाई एरर इन लीनियर मोमेंटम कम से कम कितना होगा, एच अपॉन 4 पाई। अदरवाइज इससे ज़्यादा ही एरर मिलेगा। अगर तुमने लीनियर मोमेंटम और पोजीशन एक साथ निकालने की कोशिश करी तो दोनों के अंदर कम से कम एरर कितना मिलेगा, एच अपॉन 4 पाई। इस फॉर्मूले को तुम ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। यार शायद समझ गए होगे इस बात को कि डेल्टा रिप्रेजेंट करता कितना एरर है। एरर अनसर्टेनिटी उसकी वैल्यू में कितनी है, डेल्टा एक्स, और पोजीशन में तो डेल्टा एक्स हो गई, तो लीनियर मोमेंटम में कितनी, डेल्टा पी एक्स, तो वो बराबर कितनी आएगी, एच अपॉन 4 पाई। कितना आएगा वो, एच अपॉन 4 पाई। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेटमेंट देता है कि द लीनियर मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी, देयर विल बी सम एरर इफ यू वांट टू कैलकुलेट इट्स साइमल्टेनियसली। तो फॉर्मूला है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स में, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। जिस पार्टिकल का मास मेजर करना, जिस पार्टिकल के लिए लीनियर मोमेंटम निकाल रहे हैं उसका मास m है और वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम होगा m इंटू वी के बराबर। पुट कर दो इस वैल्यू को यहाँ पे, तो डेल्टा पी एक्स डॉट डेल्टा m इंटू वी बराबर एच अपॉन 4 पाई। अब ये कहता है कि डेल्टा मास में ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई एरर नहीं है, मेरे पास कोई अनसर्टेनिटी नहीं है उसकी वैल्यू में। मुझे पता उसकी वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम ही होगी इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू हर बार। तो एरर कहाँ होता है, एरर सिर्फ किस में है, वेलोसिटी पे। तो आप डेल्टा सिर्फ किस पे लगा सकते हो, वेलोसिटी पे। फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा एक्स डॉट m आ गया डेल्टा से बाहर और मल्टीप्लाइड बाई v इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा v इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई और m को ले आया मैं यहाँ पे। दिस बिकेम अनदर फॉर्मूला ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दीज आर द 2 फॉर्मूलाज फॉर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। स्टेटमेंट भी मैंने अच्छे से समझा दी कि इलेक्ट्रॉन एक इतना हल्का पार्टिकल है कि लगातार मूव करता रहता है, वो कभी नहीं रुकता। तो आप उसकी पोजीशन निकालोगे तो मोमेंटम बदल जाएगा, मोमेंटम निकालोगे तो पोजीशन बदल जाएगी। तो मतलब कैलकुलेशन में हमेशा कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, एरर। कितना एरर मिल सकता, कम से कम एच अपॉन 4 पाई तो मिलेगा, अदरवाइज इससे बड़ा ही एरर दिखाई देगा। दिस सिंबल इज इन ग्रेटर, तो एच अपॉन 4 पाई। तो ये टॉपिक्स आपको करने हैं, बोर मॉडल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल करेंगे और क्वांटम नंबर्स को कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करना।
ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।